Chapter 1 Introduction What, Where, How and When अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा's क्वेश्चन रशीदा का सवाल। Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। कैसे पता लगाएं। Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। Last year, ask somebody who remembers. साथ ही जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। But what about long, long ago? Let us see how it can be done. लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। What can we know about the past? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। We can find out about the living of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। Where did people live? लोग कहाँ रहते थे। Find the river नर्मदा on map 1 पेज 2। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये रहा हमारा मैप। तो हमारी नर्मदा नदी कहाँ पर है हम देख लेते हैं। तो ये रही हमारी नर्मदा नदी। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits and other forest produce for their food. यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। They also hunted animals. वे जानवरों का शिकार भी करते थे।
Now find the सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। अगर आप देखोगे तो ये रही हमारी किर्थर और ये रही हमारी सुलेमान। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। Locate the Garo hills to the north east and विंध्यास in the central India. उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो गारो हिल्स हमारी ये रही और सेंट्रल में है हमारी विंध्यास, वो हमारा ये रहा। These were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। This is a map of South Asia including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of the Asia by seas, hills and mountains. दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं रिवर इंडस का और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये रही हमारी रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रवि और बीस है ये जो इसे व्यास नदी कहते हैं। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये रहा हमारा मैप। तो ये रही हमारी गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे यमुना, चंबल और सोन नदी हमारी ये रही। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। Kingdoms were set up in other parts of the country as well.
देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods or droughts. अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। Sometimes men marched in armies conquering others' lands. कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place. इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। All these led to the sharing of ideas between people. इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। Why do people travel nowadays? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? Look at map 1 once more. एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पहाड़ों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। These mountains of people enriched our cultural traditions. लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। नेम ऑफ द लैंड, देश के नाम। Two of the words we often use for our country are India and भारत। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। The word India comes from the Indus called सिंधु in संस्कृत। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। Find ईरान and Greece in your atlas। अपनी एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India.
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। द नेम भारता was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जानें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स डेट वर रिटन लॉन्ग अगो। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। A page from a palm leaf manuscript. ताड़ के पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। This manuscript was written about 1000 years ago. यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। The palm leaves were cut into pages and tied together to make a book. किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। To see a birch bark manuscript turn to page 35. भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये रही हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कुछ पांडुलिपियां जो आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, यानी मोनेस्ट्रीज। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। Besides, there were epics, poems, plays. इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। We can also study inscriptions. हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them.
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। For example, kings often kept records of victories in battle. उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों से में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? हम इसकी बात कर लेते हैं। An old inscription. This inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। It was inscribed on the orders of a ruler named Ashoka. यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। You will read about him in chapter 7. इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। When we write anything, we use a script. जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। Scripts consist of letters or signs. लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। When we read what is written or speak, we use a language. जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। This inscription was inscribed in 2 different scripts and languages, Greek top and Aramaic below, which were used in this area. यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामिक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा There were many other things that were made and used in the past. इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। Those who study these objects are called archaeologists. ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद कहलाता है। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। लेफ्ट, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 years ago. इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। राइट, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। Coins such as this one were in use from about 2500 years ago. इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था।
In what ways is the coin different from the ones we use today? हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से यह सिक्का कैसे भिन्न है? Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। Plant remains survive for more rarely. If seeds of greens or pieces of woods have been burned, they survive in a charred form. वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। Do you think cloth is found frequently by archaeologists? तत्वविदों को कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लगते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व की ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure, as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives, who use all these sources like clues to find out about the past. स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। वन पास्ट और मैनी। अतीत एक या अनेक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या तुमने इस पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। Differences such as these existed in the past as well. इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। Besides, there is another kind of difference. इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk
gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। What do dates mean? तिथियों का मतलब। If somebody asks you to date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसकी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC, before Christ, and added on. अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। Letters with dates. इतिहास और तिथियां। BC stands for Before Christ. अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words Anno Domini, meaning in the year of the Lord, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letters CE stand for Common Era and BCE for Before Common Era. कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। And sometimes the letters BP meaning before present are used. कभी-कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य before present वर्तमान से पहले है। Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you use for them? पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किसी अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है पूरा और आई होप आपको समझ आया हो। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर 2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।